हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। और आज की जो आपकी क्लास है, जीके का हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरे के पूरे 50 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं और 50 का पंच आपको लगेगा, मज़ा आएगी। आंसर्स पता चलेंगे और क्वेश्चंस पता चलेंगे तो पूरा यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो मेक श्योर अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट और सारी की सारी नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहेगा। ई बुक ये जो आपके सामने दिख रही है भाई, अगर आने वाले दिनों में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो ज़्यादा सोच विचारी मत करिए। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं एंट्रेंस सिलेबस में, तो भाई ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसमें आपको 2 मास्टर वीडियोस भी मिलेंगी, जिसमें चैलेंज है कि 2 घंटे में आपको रीजनिंग का हर पैटर्न कवर होगा, 2 घंटे में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या फिर मेंटल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आप जो भी बोल लो, उसके सारे पैटर्न हम कवर करने की कोशिश हमने की है। पूरा निचोड़ इसमें दे रखा है। बाकी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेगा, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, ज़्यादा सोच विचारी मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, लोगे तो इसमें आपको निराशा नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी और आपके मतलब का ही कंटेंट है। ना ही सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बाकी आने वाले जो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको ये ई बुक रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, पैटर्न भाई इसी तरीके के ही बनते हैं, तो मैंने सब कुछ पूरा निचोड़ इसमें दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं आप। ये जो है पहला मैं कुछ करेक्शन आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो 48 CGI हमने अभी किया था एक क्वेश्चन पिछली क्लास में, उसमें मैंने बोबड़े बता दिया था। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा दिमाग में भी चलती रहती हैं चीज़ें कि आपको ये बताना है वो बताना है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, उसके लिए अपॉलजी। लेकिन करेक्ट आंसर 48th CGI की बात करें तो रमना जी हैं। ठीक है, जस्टिस रमना। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका मैथ्स का भी क्वेश्चन गलत हो गया था, इसमें मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा चीज़ें देखी नहीं और आपको बताते चले गए, उसको भी मैं अभी आपको करेक्ट करवा देता हूँ, देख लीजिए। सो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 वाला, जिसमें हमने 5 years एगो की बात की थी। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, तो इसको आपको कैसे करना है, बस वही आप इक्वेशन बनाइए। कैसे? प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर कितनी है? 3x और 4x है। ठीक है, इसमें x इज इक्वल्स टू 15/7 जो आप स्टूडेंट्स बता रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स, तो सही आंसर था वो। ठीक है, वैसे ही आपके निकलेगी और पॉइंट में एजेस आएंगी यहाँ पे। तो आपको जब पॉइंट में जाए तो फ्रैक्शनल में वैल्यू जाए तो घबराना नहीं है भाई, अपने कॉन्सेप्ट्स पे आपको भरोसा रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बात करी जा रही है कि 5 years एगो, 5 साल पहले, यहाँ आफ्टर मैंने कटवा दिया था और बोला था कि 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो 2:5 था। तो इसमें आपको क्या करना है, -5 और यहाँ पे भी माइनस और 5 कर देना है। ठीक है, ये किसकी है? ये सन की है और ये किसकी है? ये फादर की। 5 साल पहले इनका रेशियो क्या था? तो 2:5 था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 15/7 आप स्टूडेंट्स बता रहे थे। ठीक है, तो जो भी x की वैल्यू आए उससे आप क्या करोगे, यहाँ पूछा क्या गया है कि देन फाइंड द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ। तो सन की प्रेजेंट एज की वैल्यू क्या है? 3x। तो आप 3x की वैल्यू निकालोगे, मतलब 3 × 15/7 दैट गिव्स यू 45/7 अप्रॉक्सीमेट, है ना। और फिर इसमें आपको क्या करना है, 10 साल बाद की निकालनी है। ये जो प्रेजेंट एज आई है ये क्या है? प्रेजेंट एज है सन की, 45/7। ठीक है, तो 45/7 प्लस आप 10 करोगे, क्यों? क्योंकि ये 10 साल बाद की निकलवा रहा है तो हम प्लस करेंगे इसलिए। तो ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट्स आपको पता ही होंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, देन जो आपका आंसर बनेगा वो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी थी और वहाँ पे आपको x की वैल्यू भले ही गलत बता दी थी और रेशियो वाले मेथड से भी आपको चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें वही चीज़ें अप्लाई थी। ठीक है, तो इसको आप इसी क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से करिए, ईजी रहेगा। चलिए अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्लास का है वो ये रहा, और भैया मैं सबसे बोल रहा हूँ, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं और आप काउंट करिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन सही हों कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है। देखना है कि अगला स्टूडेंट कितना सही कर रहा है। अगर आप 20 सही कर रहे हो तो भाई आपसे एक आगे कदम वाला भी होगा जो 22 करेगा, और 22 वाले से भी आगे कदम वाले होगा जो 25 करेगा, जो हो सकता है 40 करे। ठीक है, तो देखना है किसका मैक्सिमम स्कोर बनता है। जिसका भी मैक्सिमम स्कोर बनेगा नेक्स्ट क्लास में जो आपका आएगा
उसमें हम वहाँ पे आपका नाम ज़रूर लेंगे विद स्कोर, ठीक है। और भाई सच बोलना है, ऑनेस्टली जितना भी आपका क्वेश्चन सही होगा वो आपको बताना है, ये आपका ही टेस्ट है। आप बोलोगे कि 50 में से 50 तो भाई मैं तो मान लूँगा, लेकिन आप अगर झूठ बोलोगे तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप को उल्लू बना रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ऑनेस्टली जो आपके जितने भी क्वेश्चन सही हों बताइएगा कमेंट में। तो क्वेश्चन 1 हमारा है ओल्डेस्ट वेदा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 वेद हैं हमारे पास, चारों के चारों वेद आपके सामने हैं। लेकिन ओल्डेस्ट वेद की बात करें तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन चूज़ किया है ऋग्वेद तो यस यू आर राइट। जितना भी स्कोर बने काउंट करते हुए चलिएगा। विक्रम एरा अगर हम बात करें तो कौन सा टाइम है वो जिसको विक्रम एरा माना जाता है? तो अगर आपने यहाँ पे चूज़ किया है 58 BC देन यस यू आर राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फादर ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ किया है ऑप्शन बी तो यस यू आर राइट, हेरोडोटस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स। हु सेड दिस स्टेटमेंट? भाई हु सेड दिस स्टेटमेंट एलयू वाले एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री इज़ पास्ट पॉलिटिक्स किसने कहा है? सीले, यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। गलत हुआ है तो भाई ध्यान रखिएगा, सही वाला आपको जितना हो रहा है वो ध्यान रखना है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हिस्ट्री रिपील्स इटसेल्फ, ये भी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, और किसका है ये स्टेटमेंट ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर वंस अगेन। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन बी दैट इज कार्ल मार्क्स देन यस बॉस यू आर राइट। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। कार्ल मार्क्स का ये एक फेमस स्टेटमेंट है। कार्बन डेटिंग सिस्टम की बात करें, कौन सा कार्बन? तो C14 याद रखना है आपको, C14 से हम यहाँ पे चीज़ों को, फॉसिल फ्यूल्स को देखते हैं, पहचानते हैं। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? लिबी, हेगल, कार्ल मार्क्स या फिर स्मिथ। ऑप्शंस अगेन आपकी स्क्रीन पर बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा कार्बन डेटिंग सिस्टम, इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन ए लिबी तो यस यू आर राइट, गिव योर सेल्फ 1 पॉइंट प्लस में। नेक्स्ट हम चलते हैं, जातक इज द टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, पारसीज या फिर क्षत्रिय। जातक, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म में, लेकिन अगर करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी अगर आपने चूज किया है बुद्धिज्म, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जातक कथाएं बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु कंपोज्ड अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो है वो किसने कंपोज किया है? तो अगर आपने ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी चूज किया है तो आप गलत हो, क्योंकि सही ऑप्शन आपका होने वाला है ऑप्शन ए दैट इज पाणिनि। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मालविकाग्निमित्रा कंपोज्ड बाय कालिदास, सूरदास, कबीरदास या फिर ऑल। मालविकाग्निमित्रा किसके द्वारा कंपोज की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर ए देन यस यू आर राइट। कालिदास जो है इन्होंने क्या किया था? मालविकाग्निमित्रा को कंपोज किया था। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइटेंड, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ पर हुई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड बुद्धा जी से रिलेटेड हमने पूरा एक सेशन करवा रखा है, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके गुरु, उनका जो है जन्म स्थान को क्या, मालविकाग्निमित्रा, और ये सब चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। तो मेक श्योर आप जीके की प्लेलिस्ट को कवर करिए। जीके इज़ वेरी मच वास्ट, और हम एक आपको बताएंगे सेशन में कि जीके का आपको किस तरीके से हैंडल करनी है। क्लास थोड़ी सी बड़ी है तो हम क्लास पर ही फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बोध गया, ठीक है। बोध गया में बुद्धा जी ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोध गया, ध्यान रखिएगा, गॉट एनलाइटेड एट बोध गया। चचनामा अगर हम बात करें तो भाई इसका ओरिजिनली जो लिखा गया था किस लैंग्वेज में लिखा गया था? चचनामा अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत या फिर इंग्लिश। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी पर्शियन। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है। चचनामा की बात करें पर्शियन लैंग्वेज में इसको ओरिजिनली लिखा गया था। लोथल बंदरगाह एक है, ठीक है, लोथल बंदरगाह एक है जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पाई जाती है। ये कहाँ पर है?
तो ये आपका, अगर आपने ऑप्शन चूज़ किया है ऑप्शन डी दैट इज़ अहमदाबाद गुजरात, तो येस यू आर राइट। ठीक है, याद रखिएगा ये सब साइट्स जो है ना पूछ लेता है आपसे। बंदरगाह साइट तो भाई लोथल, लोथल है कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है? तो ये लोथल की। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस ईयर में डिस्कवरी की गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की? दयाराम साहनी नाम आपको याद रखना है। और अगर हम ईयर की बात करेंगे तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन ए 1921, तो येस यू आर राइट। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आपको नंबरिंग करके हमको आंसर में बताना है, कमेंट में बताना है कि कितना आपका स्कोर रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट फाउंड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है साइट पाई जाती है? तो ये है आपका आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर। बाकी लोथल आपका कहाँ है? अभी हमने बात की गुजरात में, अहमदाबाद में। आगे हम देखते हैं कुरुक्षेत्र, आप सभी को पता है कहाँ पर है, लेकिन कुरुक्षेत्र गुजरात में, महाराष्ट्र में, कानपुर में या फिर हरियाणा में? तो कुरुक्षेत्र की जब बात आएगी याद रखिएगा ये कहाँ है? हरियाणा में। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र इज बिलीव्ड टू हैव बीन फाउट फॉर, कितने दिन तक ये बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र लड़ा गया था ये बताना है आपको। 19 डेज, 18 डेज, 17 डेज या फिर 16 डेज? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 18 डेज। ठीक है, 18 दिनों की लड़ाई चली थी कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखें, भगवद गीता वॉज ओरिजिनली रिटन इन, श्री भगवद गीता को जो है ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो भाई आपने आंसर देख ही लिया है, संस्कृत यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, संस्कृत में लिखी गई थी। मनुस्मृति की बात करें, मेनली डील्स विद लॉज के बारे में बात करता है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है या फिर सोशल ऑर्डर के बारे में बात करता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये मनुस्मृति आपकी लॉज के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, ये आपका क्वेश्चन है। स्पेलिंग जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं भाई उसको नेग्लेक्ट करिए, बाकी आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं बोल ही रहा हूँ। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है, नंद, अशोक या फिर बोथ ए एंड बी या फिर उदयन? तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें, आपने चूज़ किया ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन बी तो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, लेकिन सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, उदयन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इन्होंने पाटलिपुत्र की फाउंडेशन किया था। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी बॉर्न एट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ये बताना है आपको, मगध में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर कौशाम्बी में? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th तीर्थंकरा कौन था? 24th तीर्थंकरा कौन था यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऋषभनाथ जी आपके फर्स्ट थे और पार्श्वनाथ जी आपके 24th थे। तो यहाँ पे 24 तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पार्श्वनाथ 24 तीर्थंकर। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुई थी? उसका प्लेस हमको बताना है। क्या वो राजगीर में हुई थी, क्या वो पाटलिपुत्र में हुई थी, या फिर कौशाम्बी में, या फिर वैशाली में? तो याद रखना है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? राजगीर में। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ग्रेट स्तूपा एट सांची इज एट, तो सांची जो स्तूपा है ना, सांची स्तूपा, ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, सांची स्तूप कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश भाई, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई, याद तो है ना, काउंट अच्छे से करिएगा। ठीक है, लास्ट मौर्यन एम्परर की बात करें तो कौन था? अकबर, जहांगीर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज बृहद्रथ, लास्ट मौर्यन एम्परर था। ठीक है, 75th अमेंडमेंट भाई, अब 74th और 73rd था, इनका जो है ना, मैं कह सकता हूँ जमाना चला गया है, बट आपको याद रखना है 73rd आपका पंचायती राज से रिलेटेड है
74th आपका म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, बट अब 75th भी पूछा जा रहा है। कुछ अभी CUET के एग्ज़ाम्स हुए हैं हाल फिलहाल में, उसमें भी पूछा गया था। तो ये स्टेट लेवल रेंट से रिलेटेड है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। 75th अमेंडमेंट स्टेट लेवल रेंट से, ओके। आगे बढ़ते हैं। 61st अमेंडमेंट जो है आपका, उसने चेंज लाया था वोटिंग की एज में, ठीक है। लेकिन चेंज क्या था, 21 से 19 कर दी थी, 18 से 21 कर दी थी, 21 से 18 एज कर दी थी, या फिर 21 से 19। मतलब क्या है कि आप अगर 21 साल के हो तो वोट दे सकते थे, लेकिन 61st अमेंडमेंट चेंज कर दिया 61st अमेंडमेंट ने कि अगर आप अब 19 साल के हो तो आप दे सकते हो। तो चेंज हुआ क्या था ये बताना है। 61st अमेंडमेंट में एक्चुअल चेंज जो हुआ था, पहले था कि आपका अगर 21 साल की उम्र है तो ही वोट कर सकते हो, बट अब क्या है, 61st अमेंडमेंट से चेंजेस हुए और बोला गया कि अब अगर आप 18 साल के भी हो ना तो भाई वोट कर सकते हो, वोटिंग राइट है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ओके सो यहाँ पे अभी और भी क्वेश्चंस हैं, हम आगे चलते हैं। बाकी ये ई बुक जो आपको मैंने दिखाई है उसका तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो किस अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन की बात आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राइट टू एजुकेशन याद रखिएगा। 86th अमेंडमेंट से यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात आती है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। हमने अमेंडमेंट तो देख लिया 86th अमेंडमेंट, लेकिन किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था राइट टू एजुकेशन के लिए, तो दैट इज़ योर अगर आप चूज़ कर रहे हो ऑप्शन बी तो भाई गलत हैं, सी तो गलत हैं, ए वाले भी गलत हैं, डी वाले करेक्ट हैं। 21A यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49th CJI ऑफ इंडिया, भाई 48th वाले तो रमना जी हैं, लेकिन 49th CJI अब अपॉइंट हो गए हैं, क्योंकि जो रमना जी हैं इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है, टेन्योर समाप्त हो चुका है। और अब 2022 में जो आने वाले 49th CJI ऑफ इंडिया होने वाले हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होने वाले हैं जस्टिस ललित। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, और 49th ये भी नंबर भी याद रखिएगा, ठीक है। DPSP टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 36 से 51 आर्टिकल्स तक, इनको कहाँ से लिया गया है, तो दैट इज़ योर ऑप्शन बी, जहाँ मतलब आयरलैंड से ये लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। याद रखिएगा। पार्ट 4A टॉक्स अबाउट 22 पार्ट्स हैं टोटल, और अगर हम को पार्ट्स काउंट करेंगे तो 25 हो जाएंगे। अगर हम पार्ट 4A की बात करेंगे तो ये किस चीज़ की बात करता है, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, ठीक है। पार्ट 4 आपका DPSP एंड पार्ट 4A इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भाई, याद रखना, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में और ड्यूटीज़ में कन्फ्यूजन होगा। जो पार्ट आपका 3 है वो फंडामेंटल राइट्स का है, पार्ट 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। नेक्स्ट हम देखें, हाउ मेनी वुमेन्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बनाने की बात आई, तो इन टोटल 389 लोग थे वहाँ पे, जिसमें से 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं, तो 15 महिलाएं थीं। यही आपसे पूछा जा रहा है, कितनी महिलाएं थीं, तो 15 महिलाएं थीं, ऑप्शन बी। उन 15 महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि भाई अभी CUET में क्वेश्चन बना था, 4 ऑप्शन थे, इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वो महिला है जो 15 महिलाओं में से नहीं थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थी। तो 15 के आपको नाम पता होने चाहिए। कैसे याद होंगे भाई, रिवीजन से, ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयायनी, बेगम एजाज, दुर्गाबाई, हंसा जिवराज। आगे बात करें, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एनी मैसेक रेने। तो ये 15 की 15 महिलाएं भाई, आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इवन मेरे लिए भी डिफिकल्ट है ये सब याद कर पाना, बट आप अगर रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो, याद तो नहीं रख सकते, लेकिन एलिमिनेट कर दोगे जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रिवीजन जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। आई होप कि आप सभी का ऑप्शन बी ये वाला क्वेश्चन करेक्ट होगा।
सिक्किम को किस ईयर में बनाया गया, ठीक है, सिक्किम फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल गलत हैं, ज़्यादा खुश मत होइए, ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं, 1975 आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 नवंबर, 24 अप्रैल, 24 जुलाई या फिर 24 जून। तो याद रखना है पंचायती राज दिवस बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022। आप सभी को पता है 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, लेकिन अगर हम थीम की बात करें 2022 में क्या थीम रही है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओनली वन अर्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स वॉज एन, क्या थे, जर्मन थे, इटालियन थे, स्पेनिश थे या फिर अमेरिकन थे। तो अगर आपने चूज किया है ऑप्शन ए जर्मन, तो यस बॉस यू आर राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट मूविंग ऑन, एरिस्टोटल रिटन, एरिस्टोटल ने इसमें से क्या चीज़ लिखी है, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, निकोमेन एथिक्स। तो भाई ये सभी बुक्स हैं, ठीक है, और जो ये सभी की सभी एरिस्टोटल के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन डी तभी आप करेक्ट हैं, क्योंकि सभी की सभी बुक्स एरिस्टोटल द्वारा लिखी गई हैं। बुक्स अलग अलग नाम भी याद रखिएगा, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, निकोमेन एथिक्स, ठीक है, किसके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, हालांकि यहाँ पे क्या है, आपसे एक फॉर्मूला पूछा गया कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीएनपी प्लस एनएनपी, जीएनपी और एनएनपी का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, या फिर जीएनपी माइनस एनएनपी, या फिर जीएनपी परसेंट रिमाइंडर जो होता है एनएनपी का वो। तो यहाँ पे क्या है, जीएनपी माइनस एनएनपी, डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट माइनस नेट नेशनल प्रॉफिट, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, है ना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे सर प्रॉफिट बताया प्रोडक्ट होगा वहाँ पे। अब भाई इतनी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हो जाता है ना। हालांकि आप लोग सही करते हो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें आपको सही कर देता हूँ, या जो भी बच्चा कुछ सही चीज़ बताता है तो उसका मैं कमेंट पिंड कर देता हूँ, जिससे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही आंसर पता लग जाए, क्योंकि हर बच्चा कमेंट ज़रूर देखता है, मेरे को पता है। मोबाइल वॉज इन्वेंटेड बाय, तो मार्टिन कूपर, एरिक टाइगर स्टेंट, डब्ल्यू रॉ यंग। तो भाई इसमें सही आंसर ऑल होगा, ये सभी जो है ना इस मोबाइल के इन्वेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय, तो टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय आपका जे.एल. बेयार्ड, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। पॉलिटिकल साइंस के फादर, जनक किसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो भाई अगर आप चूज़ कर रहे हो ऑप्शन बी तो यस यू आर राइट, एरिस्टोटल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। साइकोलॉजी के फादर किसको को बोलते हैं, साइकोलॉजी के जनक किसको बोलते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आप चूज़ कर रहे हो ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल यहाँ पे गलत हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा विल्हेम वुंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लियो टॉल्स्टॉय वॉज एन, रशियन, जर्मन, इंडियन या फिर अमेरिकन। तो लियो टॉल्स्टॉय कौन थे, एक रशियन थे, ठीक है, और इनकी फेमस बुक है एक पूछी जाने वाली, वॉर एंड पीस, किसके द्वारा लिखी गई है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ आपका किससे रिलेटेड है, आइज़, ईयर्स, ब्रेन या फिर नोज़। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ आपकी ब्रेन्स के सेल्स जो डिसऑर्डर हो जाता है, भूलने लगते हैं चीज़ें, भूलने की बीमारी हो जाती है, याद नहीं रख पाते हैं। नॉर्मल याद रख पाना इज़ डिफरेंट, बट वो जो अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाता है उसमें आप अलग तरीके से चीज़ों को भूलते हो, बिल्कुल भूल ही जाते हो, जस्ट वाली अभी जो चीज़ें हैं वो भी भूल जाते हो। तो याद रखिएगा ब्रेन्स के सेल्स का यहाँ पे डिसऑर्डर है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड है अल्जाइमर्स डिजीज़। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, किसका स्टेटमेंट है ये, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, ये डेफिनेशन है एक छोटी सी जो कि विलियम जेम्स के द्वारा दी गई है, याद रखिएगा। साइकोलॉजी के अगर आपने सेशन नहीं किए हैं तो भाई जीके की प्लेलिस्ट आप देखिएगा, हमने साइकोलॉजी का पार्ट करवा रखा है, तो आपको थंबनेल पर ही दिख जाएगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, रिवॉल्यूशंस आर द लोकोमोटिव्स ऑफ द हिस्ट्री, किसके द्वारा ये बोला गया है, रिवॉल्यूशंस आर द लोकोमोटिव्स ऑफ द हिस्ट्री, किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बोला गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 50 कंप्लीट होता है। बताइएगा आपके कितने रन बने, मेरा मतलब है कि आपका कितना स्कोर बना।
कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ई बुक अगर कोई स्मार्ट वर्क करना चाहता है लेस टाइम अप्रोच के साथ में, आपको सब चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके सारा का सारा पैटर्न पूरा निचोड़ हमने करवा रखा है, यूज़फुल होने वाला है। कम टाइम में ज़्यादा आपको कवर करना है तो ये आप ले सकते हो। नेशनल पीजी में तो भाई एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर इसी से ही आएगा, सबके में ही आना है नेशनल पीजी में तो, है ना। रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, ये तो सभी के में आना है। बाकी कोर वाला पार्ट आपका अलग है 50 नंबर्स का, 50 नंबर्स का आपका ये सब आना है। तो आप लीजिए इसको, मज़े से पढ़िए, कम समय में आपको भाई हर पैटर्न कवर हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ। और 2 मास्टर वीडियोस के थ्रू आप देखोगे ना, एक फ्लो में जब आपका बंद जाएगा, आप अकेले भले ना कर पाओ एक एक करके सारी वीडियोस, बट अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, आप बंद के करोगे कि भाई मैंने ली है ई बुक तो इसको यूज़ करना है मेरे को कैसे ना कैसे। जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग आ जाएगी तो नींद भी गायब हो जाएगी, सब कुछ गायब हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई अगर हमने ली है ई बुक तो इसको कवर भी करना है, यूज़ भी करना है ना। अपने आप थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा, करना पड़ेगा। तो करिए, कम समय है लेकिन इनफ समय है। अगर आप ये सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर से देखिएगा। रीजनिंग और जो आपका मास्टर वीडियोज़ हैं, मेंटल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब हमने कवर कर रखा है। मज़ा आ जाएगी आपको, कम समय में सारा का सारा पैटर्न कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका मैक्सिमम स्कोर रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसका नाम और उसका जो आपका कमेंट का स्क्रीनशॉट होगा उसके साथ में मेंशन करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए, पढ़ते रहिए, सब चीज़ों को रिवाइज़ करिए भाई। रिवीजन से ही आपका जो चीज़ें हैं ना क्लियरिटी होगी, माइंड मैपिंग होगा, जीके जीएस में तो स्पेशली। बाकी रीजनिंग में और मेंटल एप्टीट्यूड में और इंग्लिश में जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।